हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11th। चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी चल रहा है। आज हम थर्ड पार्ट में हैं जहां पर हम चैप्टर को और डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब तक हमने इसके 2 पार्ट्स को डिस्कस किया है और आज हम इस थर्ड पार्ट में कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। मेजर टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और नोट्स की हेल्प से हम टॉपिक वाइज नोट्स की हेल्प से इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से भी हम इस चैप्टर को पहले स्टडी कर चुके हैं, उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है, क्लास है, हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक रहेगा हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में हमने अब तक ये पढ़ा है कि एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है और ये बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। हम साइकोलॉजी को बायोलॉजी से कनेक्टेड देखते हैं, हम साइकोलॉजी को सोशल वर्ड में यूज करते हैं तो सोशियोलॉजी से भी कनेक्टेड देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि साइकोलॉजी का किस तरह से मार्केटिंग में यूज होता है, राइट, बिजनेस में यूज होता है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और इसी तरीके से इसकी कुछ ब्रांचेस बन जाती हैं। ये इतना ह्यूज टॉपिक है कि इसकी ब्रेथ और डेप्थ को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसको बहुत सारी डिस्टिंक्टिव ब्रांचेस के साथ जोड़ा गया है, निकल के आई हैं डिफरेंट ब्रांचेस जब ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक अप हुआ है। तो उन्हीं ब्रांचेस को आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ही नई ब्रांच है साइकोलॉजी के फील्ड में, बहुत ही ज़्यादा एमर्जिंग है। आप देखेंगे कि नोट्स में मैंने हाईलाइट्स किया हुआ है ब्लू में, जिस कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें या बायो साइकोलॉजी के बारे में, हर एक पॉइंटर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि ये इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। मीन्स जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो कॉग्निशन का प्रोसेस कैसे होता है इसको अंडरस्टैंड किया जाता है थ्रू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। स्पेसिफिकली ये इस चीज़ पर वर्क करती है। अब वो कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं, आपने पहले पढ़े हैं कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो कोई भी एक्शन जो हम अपने दिमाग की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, एक्शन में लाते हैं, उसको हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि सोचना, समझना, डिस्क्रिमिनेट करना, एनालाइज करना, राइट, ये सारे ही मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। तो इनको इन्वेस्टिगेट करने का काम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में किया जाता है। पर इन्हें इन्वेस्टिगेट क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये उठता है कि इन्वेस्टिगेट किया क्यों जाता है, पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक ही टॉपिक को क्लास में जब टीचर पढ़ाती हैं तो एक बच्चा जो है वो बहुत ईजिली मेमोराइज कर लेता है, लेकिन जो दूसरा है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये उनकी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज के लेवल की वजह से होता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करती है कि इट लुक्स एट हाउ पीपल थिंक, परसीव, कम्युनिकेट, रिमेंबर एंड लर्न। क्यों लोग जो हैं वो वेरी करते हैं चीज़ में, और ये बहुत सारी डिफरेंट साइंसेस से भी जुड़ी हुई है। बहुत सारी डिफरेंट न्यूरो साइंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, बहुत सारी साइंसेस से जुड़ी हुई है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर बात करें तो जो साइकोलॉजिस्ट में वर्क करते हैं वो परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, इन सारी चीज़ों की तरफ वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों पर वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सिंपल है, कॉग्निशन की फील्ड में वर्क करने वाली साइकोलॉजी या फिर जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पे इंटरनल वर्ड ज़रूरी है क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस इंटरनली ही होते हैं, जब वो एक्सटर्नल नज़र आते हैं तो वो बिहेवियर बन जाते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस चीज़ पे वर्क करती है। आते हैं बायो साइकोलॉजी की तरफ। बायो साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है विच फोकसेज ऑन हाउ द ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस। हमारा जो ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से हमारे थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। किस तरह से थॉट, फीलिंग और हर इंसान के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और बिहेव करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या इम्पैक्ट डालता है इन चीज़ों पर, इसको समझने के लिए हमें बायोसाइकोलॉजी को स्टडी करना होता है। बायोसाइकोलॉजी की फील्ड में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो हमारे जो साइकोलॉजिकल एक्शन है उनको इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, मतलब बायो प्लस साइकोलॉजी। आप देखिए बायो और साइकोलॉजी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है, बायो और साइकोलॉजी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसे और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, साइकोबायोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी और साइकोबायोलॉजी एक ही बात है। राइट, यहाँ पे होता क्या है, किस चीज़ों की बेसिक स्टडी होती है,
साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का भी यहाँ पर यूज हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज यहाँ क्यों होता है? क्योंकि हमें इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना है और ये भी देखना है कि उन पर इनका इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है, राइट। तो ये हो जाती है हमारी बायोसाइकोलॉजी। जो इस फील्ड में वर्क करते हैं वो ब्रेन इंजरीज, ब्रेन डिसीजेज, इनके बारे में, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पर, उस पर बात करते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि कोई पर्सन अगर किसी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है, क्रॉस जाता है, एक्सीडेंट उसका हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम उसको होती है, तो उसके बाद उसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, या हम ये कहें कि डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों पर फर्क आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको स्टडी बायोसाइकोलॉजी में किया जाता है, राइट। जब आप ये नोट्स रिसीव करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे जो कि नोट्स में ही एम्बेडेड है और इजीली आप उन पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके माइंड में आखिर हाँ कि हम नोट्स कहाँ से लें, नोट्स हम कहाँ से लें? इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ से आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा और नोट्स का लिंक भी हमारे ग्रुप पर अपडेटेड है, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की तरफ। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वैसे तो एक चैप्टर है आपके सिलेबस में एक, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, कंसेप्शन से लेके, कंसेप्शन का पीरियड यानी जब मदर जो होती है वो कंसीव करती है, तो फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, डेथ के एंड पॉइंट तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। और डेवलपमेंट ना केवल फिजिकल होता है, मतलब हम ना केवल हाइट में बढ़ते हैं, वेट में बढ़ते हैं, बल्कि हम हमारी जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बढ़ती हैं। यानी इंटेलिजेंस बढ़ता है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये सब कुछ हमारा डेवलपमेंट होता है। अब साइकोलॉजी इस बात को स्टडी करती है कि सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं किसी पर्सन के अंदर ओवर द लाइफ स्पैन। मैंने आपको बताया ना कि ब्लू में हमें जो है वो इसका एक तरीके से पूरा उसका निचोड़ हमने यहाँ पे निकाला है, इसको पॉइंट आउट किया हुआ है कि सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल चेंजेस जो पर्सन एक्सपीरियंस करता है ओवर लाइफ स्पैन, उनको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि स्टडी क्यों करते हैं, एम क्या है इसे स्टडी करने का? तो एम बस यही है कि हमें ये जानना है कि किसी भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है, ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों ठीक से हो रहे हैं। इसे स्टडी करने के लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। देखिए ऐसा होता है कई बार, हम बिहेवियरल पॉइंट्स की अगर बात करें, आपने देखा होगा कुछ लोग उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो उस उनकी एज के अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पूरे लाइफ स्पैन में उनके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, राइट। वो ड्यू टू ब्रेन इंजरीज हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसे कैसे स्टडी किया जाएगा, ये कोई भी पर्सन किसी को भी देख के नहीं बता सकता। हमने जो एग्जाम्पल यहाँ यूज किया कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, ये एक जनरल बात है क्योंकि हम ओपिनियन देते हैं, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को देख के अपना ओपिनियन देने की, लेकिन वो ओपिनियन कितना सही होता है इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो हर बार ठीक ही होती है, हम जो दूसरों के बारे में परसेप्शन फॉर्म करते हैं, हम कब कहते हैं कि हमने कुछ गलत परसीव किया? हम सब कुछ सही तो मानते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की हेल्प से उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। नोट्स की तरफ आते हैं। ये ना केवल इन्फेंट्स पे फोकस करता है, इन्फेंट्स का मतलब हो गए छोटे बच्चे, बल्कि चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, टीनेजर, अडल्ट, ओल्डर पीपल, सब पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं इसमें? मोटर स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, एक्वायरिंग नॉलेज, इमोशन, पर्सनैलिटी, जो कुछ भी हमारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इसकी हमने बात की कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं सोशल साइकोलॉजी की तरफ, मोस्ट इंटरेस्टिंग। सोशल साइकोलॉजी जो है अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, और सोशल साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे यूज किया क्योंकि साइकोलॉजी की मेजर ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी। हम एक सोशल एनिमल हैं और हम इस दुनिया में ही रहने वाले हैं, लोगों के बीच ही रहने वाले हैं, लोगों के संग इंटरैक्ट जरूर करने वाले हैं, कम्युनिकेट हमेशा करते रहेंगे। हाँ, और इस तरीके से हम अपने बिहेवियर से दूसरों को इम्पैक्ट करते रहेंगे और दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, राइट। पर ये चीज़ें कितना रैशनलाइज होके हो रही हैं, कितना सही गलत हो रही हैं, इसे स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड यूज करती है। देखिए, सोशल साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हमने जो ज्यूम कर लिया वो सब कुछ सही है, इसमें भी थ्योरीज होती हैं, इसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हाउ सोशल इन्फ्लुएंसेस इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर।
सोशल इन्फ्लुएंसेस जो भी होते हैं, सोसाइटी के जो भी स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी में होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या हमारे कम्युनिटी में होने वाली, हमारे कंट्री में होने वाली, हमारे रिलीजन में होने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं, इसकी स्टडी सोशल साइकोलॉजी में की जाती है। और ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि कैसे फीलिंग, बिहेवियर और थॉट किसी भी एक्चुअल, इमेजिन्ड या इम्प्लाइड प्रेजेंस में इफेक्ट हो जाते हैं। समझिएगा इस बात को, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा सोचना, समझना, हमारा थॉट्स का प्रोसेसेस, हमारा बिहेवियर, ये सब इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर हम एक बच्चा या बड़े को भी, किसी भी पर्सन को, आपकी भी अगर बात की जाए, अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखाएं तो आप उस मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेट होते हैं। मतलब उस वीडियो के पीछे की इंटेंशन क्या है, आपको मोटिवेट करना, एनकरेज करना, आप हो जाते हैं। टीचर आपको किसी चीज़ के लिए बूस्ट अप करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो आप एनकरेज हो जाते हैं। तो हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, किससे? एक्चुअल प्रेजेंस से हो रहा है। इमेजिन हमने कुछ सोचा, कोई पर्सन जब कुछ ऐसी बातें सोचने लगता है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं मे बी, और उसकी सिर्फ इमेजिनेशन में है, तो उसकी इमेजिनेशन एक पॉइंट पर आके इतनी स्ट्रांग होती चली जाती है कि वो वैसे बिलीफ फॉर्म कर लेता है। ये हम सब सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल का मतलब हो गया कि जब हमें किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच हम रहते हैं, या जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सोशल परसेप्शन को करते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आपको टर्म्स दिख रही है ना, ये सब आप क्लास 12 में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इनका इतना कोई यूज़ नहीं है। आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि सोशल साइकोलॉजी ये बताती है कि किस तरह से सोशल इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये सोशल साइकोलॉजी हो गई, डेवलपमेंटल हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को समझना बहुत आसान है। क्रॉस कल्चर, हमारा कल्चर और किसी दूसरे पर्सन का कल्चर, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के लोग, एक रीजन दूसरे रीजन के लोग, या एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लोग। क्या होता है कि जब कल्चरल फैक्टर्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें यहाँ समझना है कि लोग डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं। मतलब जब एक दूसरे के कल्चर को, अकल्चरेशन वाला पॉइंट भी आगे आएगा, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कल्चरेशन, इनकल्चरेशन, वहाँ पर ये पॉइंट और अच्छा क्लियर होगा आपको। और जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो मुझे ज़रूर रिमाइंड करेगा, मैं इसका भी जिक्र वहाँ पे करूँगी। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, या क्या स्टडी किया जाता है? स्टडी किया जाता है कि जो कल्चरल फैक्टर होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने जनरली ये नोटिस किया है कि जो लोग होते हैं वो अपने कल्चर को सुपीरियर और दूसरे कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं। तो जब वो अपने कल्चर में होते हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट तरीके का होता है, लेकिन अगर वो दूसरे कल्चर में चले जाते हैं तो वहाँ के उस कल्चर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी डिफरेंट कल्चर में ह्यूमन बिहेवियर में आने वाले चेंजेस को स्टडी करता है। राइट, आते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। तो ये तो क्लियर हो गया, क्रॉस कल्चरल में बस यही मेन चीज़ है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ बिहेवियर डिफर अमंग वेरियस कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसमें रिसर्चेस की गई डिफरेंट कल्चर्स पर, और इस तरीके की चीज़ों को इसमें किया जाता है। आते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की तरफ। देखिए, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम पोल्यूशन को नोटिस करते हैं, नॉइज़ को नोटिस करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को नोटिस करते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। एक एनवायरनमेंट वो होता है जिससे हम महसूस करते हैं, मीन्स हम कहते हैं ना कि यार उस पर्सन के साथ बैठो तो एक अच्छा एनवायरनमेंट फील होता है, या ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो। तो दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी दोनों ही सेंस में समझेंगे कि स्टडी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर फिजिकल सेटिंग। पहले हम बात करेंगे कि हमारे फिजिकल सेटिंग में हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है, हमारा जो बिहेवियर डेवलप होता है, उसको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जब अगर आपको किसी बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया में रहना पड़े, आप वहाँ बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि या हो सकता है वहाँ पे एडजस्ट ही हो जाए, अडेप्टेशन हो जाए आपका। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी ये स्टडी करने की कोशिश करती है कि लोग पीस में रहना क्यों पसंद करते हैं, या फिर लोग जो हैं वो जो ज़्यादा शोर शराबे में रहना लोग पसंद करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों के बिहेवियर में डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स में वेरिएशन आ जाता है। इसे स्टडी करने के लिए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। दूसरी बात हमने ये भी करी कि एक एनवायरनमेंट वो भी होता है जो मेंटली हमको सेटिस्फैक्शन देता है या मेंटली हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो उस एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी भी किया जाता है, जहाँ की कोई भी एनवायरनमेंट हमें साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करता है और डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स में वो हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। दोनों ही चीज़ों को हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं और इस पर स्पेशल वर्क करने वाले एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं।
ठीक है। क्या क्या एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करती है? थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस एम्ड एट इम्प्रूविंग आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मेकिंग बिल्डिंग मोर ह्यूमन। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हो गया। आते हैं हेल्थ साइकोलॉजी की तरफ। हेल्थ साइकोलॉजी को हम बिहेवियरल मेडिसिन और मेडिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है मैं आपको भी समझाती हूँ। मेडिकल साइंसेज से ये जुड़ी हुई है। यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी में प्रॉपर मेडिसिन तो नहीं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारी जो बायोलॉजी है, जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो किस तरीके से इलनेस और हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो कैसे हमारे सोशल कॉन्टेक्ट में इम्पैक्ट हो जाता है, हमारा बिहेवियर, हमारा सोशल कॉन्टेक्ट, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सब कैसे इम्पैक्ट हो जाता है, या इलनेस क्यों डेवलप हो जाती है, और उस इलनेस को साइकोलॉजिकल वे में कैसे टैकल किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है दैट यू आर फीलिंग बेटर। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 50% रिकवरी हो जाती है, हमारी 10% भी रिकवरी हो जाती है, बट एक बर्डन कहीं ना कहीं कम होता है, कुछ अच्छा सा फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है। तो हेल्थ साइकोलॉजी में यही बताती है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट जो है वो हमें बहुत हद तक हमारी इलनेस को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने चूज कैसा किया है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ में वर्क करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनके लिए भी वर्क करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी एक एक पूरी बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आती है। आगे उसको सेपरेट एक डायमेंशन की तरह पढ़ेंगे हम। फिजिशियन जो होते हैं वो डिसीज के बायोलॉजिकल कॉजेज को देखते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉजेज को देखते हैं। लेकिन जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरे पर्सन पर फोकस करेंगे और उस पर ये भी फोकस, उसकी हेल्थ स्टेटस में आने वाली हर एक चीज को फोकस करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काम भी करते हैं जो मेडिसिन डॉक्टर करते हैं। तो यानी कि जब हमने बात करी कि अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या ज़रूरी होती है, एक फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी होती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो पर्सन फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिटनेस भी ज़रूरी होती है, साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी ज़रूरी होती है, वो कितना साइकोलॉजिकली फिट है। साइकोलॉजिकल फिटनेस लिख दें या वेलबींग लिख दें एक ही बात है, तो उसकी साइकोलॉजिकल फिटनेस भी ज़रूरी होती है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट पर्सन को एज अ होल देखता है कि इन दोनों ही चीज़ में से कहीं पर कमी तो नहीं हो रही है। तो दोनों को जब वो देखता है तो इस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ये मेजर वर्क हो जाता है। लेकिन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वर्क नहीं करते हैं, वो किसी भी पर्सन के लिए वर्क करते हैं, वो इसके अंदर एक ब्रांच की तरह आती है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ। ये एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो मेंटल इलनेस, अब नॉर्मल बिहेवियर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जितना भी मेंटल इश्यूज होते हैं उनको ट्रीट करने में क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। ट्रीट्स मेंटल इलनेस ऑफ ऑल काइंड, मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल काइंड, जितने भी टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उस पर ये वर्क करती है। आप जो भी बच्चे 11th में साइकोलॉजी चूज करते हैं उनके मन में एक बार तो ये थॉट जरूर आता है कि हमें बड़े होकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है और एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना है, राइट? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बहुत तरह के होते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो सभी बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और वो यूट्यूब पे इस पर वीडियोस भी सर्च करते हैं कि हाउ टू बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको प्रॉपर स्टडी उसी तरीके से करना होता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। और ये जो यहाँ पे वर्क करने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो वो अपने क्लिनिक में वर्क करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिटी सेंटर में वर्क करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेक्चरर्स बन जाते हैं। भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बनने के लिए उन्हें बनाने वाले भी तो होने चाहिए ना, तो वो भी तो वही होंगे जो सब कुछ पढ़ के निकले होंगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी किस किस के संग इंटीग्रेट करती है? साइंस के साथ इंटीग्रेट करती है, जाहिर सी बात है ये एक साइंटिफिक ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा। तो ये थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस सबके साथ वर्क करती है ये समझने के लिए कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, डिसेबिलिटीज़ या कोई किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर, डिस्कम्फर्ट कैसे अराइज होता है। और जब वो अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू आउट देयर कोर्स ऑफ स्टडी, पढ़ाई के टाइम पर इसको पढ़कर ही वो आगे बढ़ते हैं और तब इस तरीके से इस ब्रांच में ये वर्क किया जाता है। ठीक है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजी स्पेसिफिक होती है काउंसलिंग को लेकर। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट की बात करती है,
आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट की बात करती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी डिफरेंट मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई तो करती है, फिर उसको थेरेपी की हेल्प से, काउंसलिंग की हेल्प से करती है। यहाँ पर जो यूज होती हैं वो थेरेपी यूज होती हैं, थेरेपीज यूज होती हैं, राइट। और यहाँ पर जो यूज होती है काउंसलिंग साइकोलॉजी में, वो एक टॉक थेरेपी नाम की चीज होती है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। टॉक थेरेपी, टॉक थेरेपी स्पेसिफिकली होती है। ये टॉक थेरेपी किसी भी चीज में अप्लाई की जा सकती है। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, बातचीत करना। टॉक थेरेपी इज नथिंग बट टॉकिंग टू द पर्सन अबाउट देयर प्रॉब्लम। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं, करियर के लिए काउंसलिंग करेंगे तो करियर से रिलेटेड बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम की तरफ से निकलकर सोल्यूशन की तरफ पहुंचने की पूरी कोशिश की जाती है। तो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे वर्क, फैमिली, मैरिजेस, हेल्थ काउंसलिंग, डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग जनरली क्या होता है, लोग एक दूसरे को से बातचीत करके काउंसिल करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो वो भी काउंसलिंग ही होती है। लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, इनका अपना सेटअप होता है, सिस्टम होता है, टूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल देना या कुछ बता देना काउंसलिंग है। काउंसलिंग में अपने आप में बहुत सारे ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आते हैं आयो साइकोलॉजी की तरफ, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये वो ब्रांच है जो वर्क प्लेस में होने वाले इश्यूज पर रिसर्च करती है कि कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएं कि वर्क प्लेस पर या इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये साइकोलॉजी उस पर्टिकुलर वर्क पर फोकस करती है। और इसमें वर्क करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें हम आईओ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आईओ साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसका जो वर्क होता है दैट इज समवेयर इक्विवेलेंट टू एन एचआर इन अ कंपनी। ओके, तो इस पर भी सेपरेट बात करेंगे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में करियर कैसे बनाएं। तो ये जो है आईओ साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, इसको आईओ साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करती है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेलबींग का ध्यान रखने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे वर्क करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको आईओ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले भी कई फील्ड्स के बारे में बात की है। एजुकेशन साइकोलॉजी एक बड़ी फील्ड है और इट इज कंसर्न विद स्कूल्स, टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल इशू एंड स्टूडेंट कंसर्न। इन सबसे एजुकेशनल साइकोलॉजी जुड़ी होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, टीचर, पेरेंट्स, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे। तो उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके एजुकेशन सिस्टम में आने वाले डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की फील्ड वर्क करती है। यहाँ पे वर्क करने वाले एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं बीएड और एमएड, और इनफैक्ट जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनमें पढ़ाई जाती है। स्पेसिफिकली इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसे पढ़े बिना आप टीचर नहीं बन सकते। तो आप मान के चलिए कि जितने भी टीचर होते हैं उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी ही होती है, इसी वजह से वो अपने बच्चों के साथ बहुत स्मार्टली डील कर पाते हैं, राइट। ये साइकोलॉजी का यूज़ हम टीचर्स करते हैं। आते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तरफ। अभी हमने जब हेल्थ साइकोलॉजी की बात की थी तो कहा था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इसके अंदर आने वाली एक पार्ट है, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है स्पोर्ट्स तक। यहाँ पर भी कंसर्न हेल्थ के होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज के होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हो जाती है स्पोर्ट्स पर, इसलिए इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो स्पोर्ट्स, एथलेटिक परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने प्लेयर को, कोच जो होते हैं वो अपने प्लेयर को लगातार पुश करते रहे अच्छा करने के लिए, तो इस तरीके से क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर उनके स्पोर्ट्स को पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे, एक्सरसाइज को करने में इंक्रीज करेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं तब जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का नेगेटिव वे में यूज़ हो। बट क्यों ही यूज़ होगा, स्पोर्ट्स में हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, हमेशा पर्सन को आगे बढ़ने के लिए इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स की फील्ड में एथलीट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए वर्क करती है, उनके अपग्रेडेशन के लिए। जब आप ये नोट्स रिसीव करेंगे तो ये सभी टाइप के आप जो लिंक्स हैं वो आपको ईजिली एक्सेसिबल होंगे, और इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि अगर आपको इन जितने भी आपने ब्रांचेज आज पढ़ी हैं इनमें कहीं कोई डाउट, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, आपको ये बताना है कि इसके अलावा आप और किस साइकोलॉजी की ब्रांच के बारे में अलग से जानना चाहते हैं,
तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपका आंसर वहाँ कमेंट्स में आके आपको दूंगी। और ये हमारा क्लास था जिसको आज हम यहीं पर समअप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 स्टूडेंट्स बने रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर कर चुके हैं तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।